आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। हिजरत एक ऐसा अमल है जो हजरत आदम की तहलीक के साथ ही शुरू हो गया, जब हजरत आदम ने जन्नत से जमीन की तरफ हिजरत फरमाई। वक्त गुजरने के साथ साथ हिजरत का सिलसिला जारी रहा और माश की तलाश में हमेशा इंसान ने बंजर जमीनों से जरखेज जमीनों, सरसब्ज चरागाहों और दरिया के किनारे की तरफ हिजरत की। फिर जमाना जब और तरक्की पाया तो इंसान ने अपनी सलामती के लिए भी हिजरत की, यानी कमजोर कबाइल ने ताकतवर कबाइल से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हिजरत की। पहले जमाने में जो हिजरत होती थी, क्योंकि मुल्कों का कोई तस्वर नहीं था, सरहदें नहीं थी, तो वो एक ताकत के जोर पे हिजरत होती थी। जिस कबीले के पास कोई ताकत होती थी वो दूसरे की जमीन को ऑक्युपाई कर लेता था और उस जगह काबज हो जाता था। अब जदीद दुनिया में हम लोगों ने, जिस जो हम तारकिन वतन कहलाते हैं, उन्होंने रोजगार की तलाश में यूरोप के मुस्लिम ममालिक की हिजरत की। 80 की दहाई में हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अरब ममालिक का तूती बोलता था। उसके बाद 90 की दहाई में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ हिजरत करना शुरू की। जब हम लोगों ने इधर 90 की दहाई में हम इधर आए, फिर उस वक्त दो ममालिक ऐसे थे, स्पेन और इटली, जिन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ गैर मुल्कियों का इस्तकबाल किया, अपने घरों के दरवाजे और रोजगार के दरवाजे गैर मुल्कियों के लिए वहां किए खोले। इन दो ममालिक के इस मुस्बत अमल के असरात आप इन दोनों ममालिक की मैशत पर भी देख सकते हैं। जो लोग मेरी तरह 90s के यानी 1990 की दहाई में यूरोप में आए हैं, वो देख सकते हैं कि 1990 यानी 95 96 का यूरोप क्या था और 2020 का यूरोप क्या है। यूरोप ने इन 20-25 सालों में काया पलट तरक्की की और बिलाशुबा इस तरक्की में गैर मुल्की अफराद का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने कम उजरत पर ज्यादा आवर्स लगाकर वीकेंड पे काम करके इन ममालिक की तमीर तरक्की में अपना हिस्सा अदा किया। वो कहते हैं एक और दरिया का सामना था जब मैं दरिया के पार उतरा। उसी इसी शेर के मसदर जब हम लोग इधर सेटल हो गए और इन ममालिक ने हमें अपनी शहरियत से नवाजा, तो एक और हिजरत हमारे सामने दरपेश थी, जो कि स्पेन, इटली और दीगर ममालिक से यूके की तरफ। वाकफान हाल जानते हैं कि इस वक्त अगर हम मजमुई ट्रैफिकिंग देखें, पाकिस्तानियों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखें, तो स्पेन, इटली से जितनी ट्रैवलिंग यूके होती है, वो शायद सालाना बुनियादों पर इटली से पाकिस्तान की इतनी ट्रैवलिंग ना होती, क्योंकि कमजोर माशी हालात की वजह से लोग 4-4 5-5 साल इटली, स्पेन से फैमिलीज के साथ पाकिस्तान नहीं जाते। जबकि दूसरी तरफ यूके में आप 20 यूरो का रिटर्न टिकट लेके चक्कर लगा सकते। तो एक बहुत गहरा रिश्ता यूके और यूके से एक गहरा रिश्ता इटली और स्पेन के तारकिन वतन का है। एज यूजुअल इन दिनों यूके से काफी फोन आए, तो काफी यूके में छुट्टियां वगैरह थी, तो काफी फैमिलीज ने टिकटें बुक की हुई थी इटली के लिए। तो ये कोविड की मौजूदा सूरत हाल की वजह से वो सारे डिस्टर्ब हो गए। महमूद एसएचओ साहब ने इस पे एक दो दिन पहले एक ब्रीफली बड़ी अच्छी वीडियोस अपडेट की। इसके बाद तनवीर असगर भाई भी अब गाहे बगाहे मुख्तलिफ चैनल्स पर इस पे लबकुशाई करते रहते हैं। इन दोनों साहिबान की कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा हिदमात हैं। आज का प्रोग्राम बेसिकली इन दोनों साहिबान के साथ ही है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं जुसेप्पे कोंते साहब ने थोड़ी देर पहले कौम से खिताब करके कुछ नई पाबंदियां या नए रेगुलर कवानीन बताए हैं कौम। उसके लिए मैं सबसे पहले चलता हूं जिब्रान फजल साहब की तरफ, उनसे आज की अपडेट लेते हैं। फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में महमूद असद चौधरी साहब और तनवीर भाई से भी आपको रहनुमाई लेके देंगे ट्रैवलिंग के बारे में और कोविड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान फजल भाई। जिब्रान भाई आपका माइक बंद। जी जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, जी जिब्रान भाई अब आपकी आवाज आ रही है।
आप जुसेफ बेग कोंते साहब ने जो आज नए कवानीन का ऐलान किया है, बराए मेहरबानी उसके बारे में बताएं। जी, आज इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब के दौरान बताया कि इटली में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो दिन ब दिन खराब हो रही है और खतरनाक हद तक इटली में वबा फैल चुकी है। और इसके बायस अस्पतालों पे जो लोड है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और उन्होंने बताया कि हम लॉकडाउन की सूरत हाल से बचना चाहते हैं, हम ऐसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं जिससे हम चंद माह पहले जिससे निकल के आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो तरजीह है उसमें अवाम की सेहत और इकानमी दोनों शामिल है। हम इन दोनों को बचाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने जो नया ऐलान किया है उसमें कुछ पाबंदियां आयद की हैं जो आज रात 12 बजे से लेके 24 नवंबर तक नाफिजुल अमल होंगी। और इसमें उन्होंने बताया कि जी जो बार रेस्टोरेंट वगैरह है उनमें जो यानी कि बाहर निकल के खाना जो है वो 6 बजे से बाद जो है वो बंद हो जाएगा। बार वगैरह जो बंद हो जाएगी, उनने कहा कि रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो अंदर यानी कि एक खाना दे सकते हैं। और अंदर भी एक टेबल पे 4 अफराद से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर इनकी कोई फैमिली है जिसमें इनके 4 से ज्यादा अफराद हैं तो वो खाना खा सकते हैं एक टेबल पे। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जी 6 बजे से बाहर जो है वो बाहर निकलना जो है वो कम से कम होना चाहिए। बाहर निकलकर सड़क पर आप खा पी नहीं सकते। स्विमिंग पूल, जिम, अम्यूजमेंट पार्क, प्ले हाउस, डिस्को, सिनेमा, थिएटर, कंसर्ट वगैरह जो है वो बंद कर दी गई हैं। और म्यूजियम अलबत्ता खुले रहेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि मजहबी या सिविल रसूमात के बाद जो पहले जश्न मनाने की इजाजत थी, अभी तक ज्यादा से ज्यादा 30 अफराद तक जो है वो इकट्ठे कोई पार्टी कर सकते थे। मजहबी या कोई मिसाल के तौर पे कोई शादी करता है तो पहले उसे थोड़ी बहुत पार्टी करने की इजाजत थी, लेकिन अब उन पे भी पाबंदी लगा दी। उसके अलावा उन्होंने हर किस्म के जो कौम नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपो हैं, जो फेरे लगते हैं, वो सेंटर भी बंद कर दिए हैं। तमाम स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। मासवाई जो नेशनल टीम्स हैं वो खेल सकती हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो सरकारी दफातर हैं उनमें भी जो स्मार्ट वर्क है उसे तरजीह दी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि हम जो प्राइवेट इदारे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके वो स्मार्ट वर्क को तरजीह दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरह जो स्कूल हैं, स्कूल जो हाई स्कूल हैं वो कोशिश करें कि कम से कम 75% जो उनकी तालीम है वो ऑनलाइन हो। बाकी चंद स्कूल हैं जो जिनके पास अभी इस तरह का सिस्टम नहीं है, उन्हें इनके ऑर्डर दिया गया कि वो जल्द से जल्द इस सिस्टम को अवेल करें और इस सहूलत से फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में भी काफी ज्यादा आवाम की कमी हो जाएगी। और उन्होंने बताया कि जी सिर्फ और सिर्फ काम, तालीम या सेहत या किसी नागुजीर वजह से आप ये बाहर निकल सकते हैं, वरना आपको बाहर निकलने से भी परहेज करना चाहिए। तो उनने इसके अलावा बताया कि कहते हैं कि हमें मालूम है कि हम रेस्टोरेंट के जो मालकान हैं, जो जिम या स्विमिंग पूल को चलाते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के शोबे से तल्लुक रखते हैं, इन सब से हम एक कुर्बानी मांग रहे हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। लेकिन उन्होंने इस बात का यकीन दहानी कराई है कि हम इन अफराद के लिए जल्द अज जल्द जो है वो फंड जारी करेंगे और ये फंड जो है वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम लोगों की मदद करने के अलावा 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 जो टैक्स है उसमें भी कुछ छूट देंगे। उनने ऐलान किया कि उन्होंने कहा कि जो ईमो टैक्स है जो 16 दिसंबर को पे करना था, उसकी जो दूसरी किस्त है वो पे होनी थी,
वो उन्होंने माफ करने का ऐलान कर दिया है। बाकी वो आइंदा इस पे बताएंगे कौन से टैक्स की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी जो फैक्ट्रियों पे कासे इंटीग्रेशन था, यानी कि जो लोग काम पे नहीं जा सकते या जिनके काम में इस इन पाबंदियों की वजह से जो काम पे नहीं जा सकते, उनके लिए जो कासे इंटीग्रेशन है वगैरह वो बढ़ाया जाएगा। और रेडी टू दी इमरजेंसी की जो कुछ उसमें भी इजाफा किया जाएगा, वो भी दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि यूरोपीय यूनियन जो है उसने वैक्सीन हासिल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, अगर उनके मुताबिक काम होता है तो दिसंबर में जो पहली खेप है वो मसूल होना शुरू हो जाएगी। और दिसंबर से उन्होंने कहा है कि हम यानी कि बिल यानी कि तरतीब के साथ, यानी कि पहले जो है वो जो हेल्थ स्टाफ है उसे वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, और जो जो हमारे पास उसकी खेप आती जाएगी हम आवाम को भी वो उसकी तफसील करेंगे। तो इस तरह उन्होंने ये चंद ऐलानात किए हैं। तो उन्होंने जो जिब्रान फजल मेन भाई, चीज है। जी। जिब्रान फजल भाई बहुत आपका शुक्रिया। यकीनन ये एक एक नुक्ता जो है बहस करने को और समझने के काबिल है। तो आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में हम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ और आपसे भी ये समझते रहेंगे। तो इस जो प्रोग्राम का आज मेन थीम थी उस की तरफ वापस आते हैं। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, तनवीर असगर भाई का भी वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। और महमूद असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। महमूद भाई आपसे शुरू करते हैं। आपने कल परसों एक क्लिप बना के डाला था, वो बड़ा मालूमाती था। मैं आपसे पहले गुजारिश करूंगा कि आप जो माली सूरत हाल है यूके में जो एक नजर आ रहा है ये कोरोना वायरस का फैक्ट नया, तो उसके बारे में बात करें। और फिर बाद में उसके बारे में बात करने से ये है कि लोगों के अबहाम दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ये भी सुनने में आ रहा है कि नहीं जी नहीं आप ट्रैवल करें, कोई बात नहीं। आप एक उसका अजमाली खाका पेश करें, फिर उसके बाद ट्रैवल में जब ट्रैवलिंग के वक्त आएगा तो तनवीर असगर साहब को भी, तनवीर साहब भाई को भी इसमें शामिल करेंगे। जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और रबीउल अव्वल की मुबारक महीने की मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करे और उस पर अमल करने की और आपकी ज़ात से रहनुमाई लेने की जो है वो अल्लाह ताला तौफीक दे। जहाँ तक आपने दावत दी बरतानिया की सिचुएशन जानने के हवाले से, जी बिल्कुल इस वक्त पूरे यूरोप में यही सूरत हाल है। पर डे के हिसाब से जैसे आपके मुल्क में आज 20-21 हज़ार की नंबर आया है न्यू केसेस का, इसी तरह बरतानिया में भी तकरीबन 19,500 से ऊपर का फिगर जो है वो आया है। तो बड़ी तेजी से ये जो फिगर हैं जिसको इटालियन में आप पूर्वा कहते हैं, ये कर्व है, ये ऊपर की तरफ जा रही है और हुकूमतें इसके सामने बेबस नजर आ रही हैं। इसी वजह से जो दोबारा नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, नए कवानीन साइन हो रहे हैं। मैनचेस्टर यूके में भी इसी तरह इन्होंने ऑलरेडी पहले ही 3 किस्म का जो है वो बनाया हुआ था रूल। एक शहरों के हवाले से वो नंबर्स के हिसाब से चेक करते हैं कि कौन से नंबर को कौन से जोन में एंटर करना है। तो मीडियम अलर्ट और हाई अलर्ट और वेरी हाई अलर्ट, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। जो जोन टीयर 3 में आ जाते हैं उन पर मैंने एक तफसीली वीडियो जो तैयार की थी उसमें यह है कि वो तकरीबन लॉकडाउन तो नहीं, कोई भी हुकूमत नहीं कर रही। आज इटली का भी ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत सख्त किस्म का आएगा लॉकडाउन के हवाले से, लेकिन इटली ने भी उस तरह लॉकडाउन नहीं, उसको मिनी लॉकडाउन का नाम दिया है। और यही रूल इस वक्त सारी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। जैसे फ्रांस में भी शाम को एक किस्म की वो हो जाती है कर्फ्यू की सूरत हाल, इटली ने भी वही मॉडल फॉलो किया है। और बरतानिया में भी इसी तरह ही है कि रात के वक्त जो है वो 10 बजे के बाद तकरीबन आप ऐसा कर लें कि
एक सूरत हाल कर्फ्यू किसी हो जाती है, आप कोई बार कोई पब आपको इस तरह खुले नहीं मिलते, और ये जो वेरी हाई अलर्ट में जो शामिल किया है उन्होंने, उसमें तो ये है कि जो बार्स एंड पब्स स्वाय अल्कोहल के और कुछ नहीं बेचते, यानी खाने की कोई चीज नहीं देते, खाने की कोई चीज नहीं देते, वो बंद है। वो चाहे दिन को भी हो तो वो बंद है, वो शाम को भी, वो रात को भी बंद है। ये वेरी हाई अलर्ट की मैं जो बात करूं, क्योंकि मैं मैनचेस्टर में बैठा हूं और मेन जो हमारी कम्युनिटी है वो मैनचेस्टर, अपना इसको साउथ यॉर्कशायर भी कहते हैं, या फिर लंकाशायर है, जिसमें ब्लैकबर्न के बाद जो है वो आ जाता है नेल्सन और बर्नले। यहाँ पे तकरीबन ये ऐसे शहर हैं जहाँ पे 70% के करीब तक भी जो है वो एशियन कम्युनिटी चली जाती है। मैनचेस्टर में जो है वो तकरीबन 20% है कम्युनिटी। मैनचेस्टर के जो मेंबर्स पार्लियामेंट्स हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, लॉर्ड मेयर भी पाकिस्तानी है, तो एक मतलब कसीर तादाद पाकिस्तानियों की है। और ट्रैवलिंग भी जो आपने अपने इंट्रो में कहा, ज़्यादा लोग इधर ही आते हैं, तो उस हवाले से मैनचेस्टर को भी वेरी हाई अलर्ट में शामिल कर दिया गया है। ना सिर्फ मैनचेस्टर बल्कि मैनचेस्टर के करीबी शहर बोल्टन, बरी और ओल्डम और दीगर ये शहर जो हैं, ये सारे इन पर ये वेरी हाई अलर्ट वाला जो कानून है वो लागू कर दिया गया जी। बिल्कुल हमारे भी इसी तरह उन्होंने कहा कि जो लोग घर से काम कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, हुकूमत उनकी मदद भी करेगी अगर उनके कोई हीट की या बिजली का कोई खर्चा बढ़ जाता है तो उस वाले से। लेकिन ज़्यादा जोर इसी बात पे दिया जा रहा है कि आप घर से काम करें। मार्केट्स वगैरह खुली हुई हैं और खाने वगैरह की चीज़ें खुली हुई हैं, स्कूल जो है वो इसी तरह चल रहे हैं, और ट्रैवलिंग का जो है वो बेसिकली एक जनरल ये है कि लिस्ट जैसे कि इटली ने भी जारी की हुई है मुख्तलिफ ममालिक की कि कौन कौन से मुल्क के लोगों को कैसे ट्रीट करना है। इसी तरह जो बरतानिया ने भी मुख्तलिफ ममालिक की लिस्ट जो है वो जारी की हुई है कि कौन से ममालिक से आने वालों को कौन से रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। जी जज़ाकल्लाह। तनवीर असगर भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, ये तो सभी जानते हैं कि क्वारंटाइन की शर्त यूके ने रख दी। बहुत ज्यादा फैमिलीज के ये सवाल आ रहे थे कि जिन्होंने आके अपना कोई डॉक्यूमेंट रीतिरारे करना था इटली से, या उनके बच्चे उनके साथ थे, तो उन्होंने ऐसी बनाई हुई थी टिकट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यकम को उन्होंने इटली आना था और 7 को वापसी थी, या 5-6 दिन का टूर था, एक वीक का, 7 को वापसी थी यूके। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर हम वो उस टिकट पे आ जाएं तो हमें ये 10 दिन का क्वारंटाइन लाजमी करना पड़ेगा इटली में यूके वापस जाने के लिए, या हम अपनी टिकट के बेस पे वापस जा सकते हैं अपनी उसी टिकट। जी तनवीर भाई, आपसे सवाल। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई। जी मैं आपको सवाल दोहरा देता हूँ। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी मैंने जैसे प्रोग्राम की इब्तदाइया में अर्ज की कि यूके से इटली और स्पेन के बहुत ज्यादा रवाबत हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है पाकिस्तानियों की। तो बाज़ पाकिस्तानी लोग और फैमिलीज ऐसी थी कि यूके में इन दिनों छुट्टियां हुई हैं बच्चों को, तो कुछ 1-2 लेके उन्होंने 1 वीक की छुट्टियां बनाई हुई थी। तो वो चाह रहे थे कि जी हम इधर आए, फॉर एग्जाम्पल मंडे को आए और फ्राइडे को या अगले मंडे को वापस चले जाएं। अब उनका सवाल ये आ रहा है कि क्योंकि 10 दिन की शर्त है इधर इटली में, हम वो 7 दिन या 5 दिन का ट्रैवल कर सकते हैं, या जैसे ही हम इटली में दाखिल होंगे वो 10 दिन की शर्त हम पे लागू हो जाएगी? ये सवाल था जी। शुक्रिया आपका। सबसे पहले बड़ा बर्निंग इशू है कोरोना वायरस के हवाले से। जैसे आपको पता है कि जो SOPs आ रहे हैं उनमें भी यही है कि आप जो आपके बहुत ज़रूरी काम है वो आपने करने हैं। आपको बाहर निकलने पर अमूमन पाबंदी है, कोई ख़ास ज़रूरी काम हो तो तब आप बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले जब छुट्टियां भी थी तो तब भी गवर्नमेंट ऑफ इटली की तरफ से कोई ऐसा इस तरह की इजाज़त नहीं थी कि लोग घूमने फिरने या अपने मामलात के लिए बैरून मुल्क जा सकें। जो इटली में जो इटालियन लोग हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ छूट उन लोगों के लिए थी जो दूसरे मुल्कों से माइग्रेट करके आए हैं, यानी वो अपनी फैमिलीज के साथ वापस जाना चाह रहे हैं या फैमिली को मिलने के लिए जा रहे हैं, या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके लिए कोई वजह है जिस वजह से वो सफर करना चाह रहे हैं, उसकी बेसिकली इजाजत थी।
तो उनमें ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जो इस तरह की जो कंट्री हैं, उनको इजाजत थी इटली से अपने उन मुल्कों पर सफर करने के लिए। इवन कोई इटालियन उन मुल्कों का सफर, उसके लिए वो सच आसानी से इजाजत नहीं है। बाकी रहेगी बात आपकी ये जो यूके की तरफ से है, तो इटली ने ऑलरेडी इन पर मतलब क्या सच पाबंदी तो नहीं लगाई कि वो सफर नहीं कर सकते, लेकिन वो सख्ती कुछ इस तरह की थी कि आप अगर सफर कर रहे हैं इटली के लिए या इटली से बाहर यूरोप में, तो अगर तो गालिबन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 72 आवर्स तक अगर आपकी नेक्स्ट को फ्लाइट है या आपका को काम आप वापस आ रहे हैं, तो फिर तो आपको एग्जम्पशन है कि आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के जो लोकल कानून होंगे क्वारंटीन के बारे में, या जो उस वक्त लेटेस्ट SOPs होंगे कोरोना के हवाले से, वो आपने फॉलो करने के। फर्ज करें अगर कोई बंदा यूके से इटली सफर करके आता है, तो उसके लिए ये था जी कि अगर तो वो 72 आवर्स मुझे 120 घंटे हैं, हाँ शायद, मतलब कुछ इस तरह उन्होंने कुछ घंटे मेजर किए हुए, उन तक की इजाजत है। अगर उससे वो ज्यादा हैं तो फिर आप टिकट आपने ली है, गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने उसको कब प्लान किया या किस तरह प्लान किया, लेकिन गवर्नमेंट उसको इंडोर्स करती है जो मौजूदा कानून होंगे। अगर इस वक्त कानून ये चल रहा है कि आप शाम 6 बजे से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर आप निकल रहे हैं तो आपके पास कुछ सॉलिड वजह होनी चाहिए, तो वो उसके तहत निकलेंगे, अदरवाइज आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो इसी तरह अगर आपने कोई ट्रैवल प्लान पहले से किया हुआ है तो उस वक्त शायद वो उसकी कोई नरमी हो, लेकिन अभी जब आप ट्रैवल करेंगे तो मौजूदा जो SOPs होंगे या जो मौजूदा पाबंदियां होगी वो आपको फुलफिल करनी होंगी और वो आपको फॉलो करनी होगी। शुक्रिया चोई साहब का कि जिन्होंने मुझे करेक्ट किया कि 120 घंटे मतलब कि ये तकरीबन 5 दिन बन जाते हैं, उनकी इजाजत है। उस दौरान तक अगर उन्होंने वो अपना प्लान उनका वापसी का या उससे ज्यादा अगर एक्सीड करते हैं तो फिर वो वापस नहीं जा सकेंगे, बल्कि अगर वो गवर्नमेंट के रिडार पे आएंगे यकीनन आएंगे, क्योंकि उन्होंने इसका तरीकाकार इस तरह वजह किया हुआ कि वो ऑलरेडी ही उसके रिडार पे आ जाते हैं गवर्नमेंट के। क्योंकि जो ही आप एयरपोर्ट पर आते हैं, मैं इसमें लोगों को थोड़ी सी बात एक बताता चलूं। शायद हमारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पासपोर्ट पर कोई इन आउट की स्टैंप नहीं हो रही, किसी को पता नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। एयरपोर्ट पर 3 जगहों पर आपकी समझे कि आपका डाटा लिखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है। जब आप टिकट लेते हैं, जब आपने बोर्डिंग पास बनवाया, जब आपने सिक्योरिटी चेक की, जब आप फाइनल जहाज में बैठते हैं, तो ये तीनों चीजें जो है वो डिटरमिन करती हैं कि आप बंदा किस जगह पर है। यानी उसने टिकट लेके एयरपोर्ट पे पहुंच गया, आपने सिक्योरिटी चेक करवाई, आप चेक इन कर गए और उसके पास आप जहाज में बैठ के मुल्क को छोड़ गए या मुल्क में इन हो गए, तो वो डाटा उनके पास आ जाता है। प्लस आजकल, बल्कि इससे पहले भी ये था कि वो आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाते हैं जिसपे वो आपसे पूरी डिटेल लेते हैं। हमारे ब्रेशिया में और इसके गिरदोनवा में कुछ लोगों को इसका मूलता हो चुका है कि वो आए किसी दूसरी जगह पर, एड्रेस उन्होंने को दूसरा दिया हुआ था, वो चेक कोई तीसरी जगह पर हो गए, तो उन्होंने जो ही उनका वो एड्रेस लिया या उनका वो डाटा देखा तो वो उसमें मिसमैच कर रहा था और उन्होंने उनको जुर्माना दिया। मैं जाती तौर पे भी लोगों को इसी बात का मशवरा दूंगा कि ये कोई मतलब कि आम दिन नहीं है, ये इमरजेंसी के हालात हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों में हम कम से कम सफर करें। अगर हम उर्दू वाला सफर करेंगे तो यकीनन हमें इंग्लिश वाला सफर करना पड़ेगा। तो हमें बचना चाहिए इन चीजों से, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जी महमूद हसन चोई साहब, जैसे तनवीर भाई ने बताया, अब इस सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। यही कवानीन क्या यूके में भी लागू हैं? यानी बहुत ज्यादा जो सवाल आ रहा है वो इस तरह इस हवाले से आ रहा है, जैसे तनवीर भाई ने बताया कि वो एड्रेस कोई और दिया और पाए कहीं और गए। तो अब एक जो हमारी सीना गजट होती है जिसकी कोई वो वेरिफिकेशन नहीं होती, अब 2-3 सीना गजट चल रही हैं इधर। मेरा खुद जुमे फ्राइडे की फ्लाइट थी जुमा की, तो मैंने नहीं की क्योंकि हालात ऐसे थे। तो अब ये एक जनाब ये भी सीना गजट चल रहा है इधर के जी, आप उस पे 2 पते भी दे सकते हैं। जैसे ही आपने फ्लाई किया उस फॉर्म पे अगर आपने एक पता भी लिखा है
तो आप 72 आवर के बाद वो टाउनशिप को बता के कि जी मैं इस जगह पे आया था, तो मैं 72 आवर्स गुजार लिए हैं, कोई मुझे में अलामात नहीं है, और मैं फलां की घर जा रहा हूँ या फलां जगह शिफ्ट हो रहा हूँ। यानी वो आप उनको बता के तो सेकंड प्लेस भी ले सकते हैं। सेम यही सवाल आपसे दूसरी तरफ भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा, जो जैसे मैंने कहा बताया कि बहुत ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी सजोरों के मसले हैं, बच्चों के हेल्थ कार्ड्स के मसले हैं। तो अब क्योंकि वो वाकईतन तो इटली छोड़ गए हुए हैं, तो अब उन्होंने कोई एक ड्रेस दिया हुआ है फॉर एग्जांपल बलोनिया का, और बलोनिया में मतलब आके उनकी रिहाइश का बंदोबस्त हुआ है कि उनका भाई हाथून का बलोनिया में रहता है, लेकिन बेरगामो से उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी कर दी। अब वो क्या सिस्टम आया, ये हो सकता है कि वो बलोनिया का ड्रेस दें और बीच में 2 दिन की 3 दिन की उनको बता के तो वो बेरगामो से जाके अपने वो डॉक्यूमेंट रीतिरारे कर लें, या कोई इंडोर्समेंट करानी है, कहीं पेश होना है, चिटिफ का तो मैट्रिमोनियो लेना है, तो ये काम कर सकते हैं, या जैसे ही आएंगे उन्होंने जो ड्रेस दिया उधर पैक हो जाए? जी जोसेफ। असूली तौर पर तो जो जवाब है तनवीर अख्तर साहब ने, तनवीर अख्तर साहब ने बड़ा कंप्रिहेंसिव, जामे और बड़ा उसको कूजे में कहते हैं ना दरिया को बंद कर देना, कि बेसिकली ये जो चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, ये अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी से 10 मिनट बाद पता नहीं सिचुएशन कौन से मुल्क की हो जाएगी, कौन से नए मुल्क लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और कौन से नए मुल्क जो है वो लिस्ट से निकल जाएंगे। तो अगर मैं 2 हफ्ते की प्लानिंग करके बैठा हूँ, मेरी टिकट 2 हफ्ते बाद है, और मैं उसको आज इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ऐसा होगा, तो कल वो इंफॉर्मेशन हो सकता है चेंज हो गई हो। आप अपने इटली की मिसाल देख लें, वो पहले माल्टा भी शामिल था, ग्रीस भी शामिल था, और बहुत से ममालिक शामिल थे, फिर उनको निकाल दिया गया। पहले यूके नहीं था, फिर यूके को डाल दिया गया। ये यूके से जो यूके में जो लोग आ रहे थे, मेरे एक दोस्त आ रहे थे, उन्होंने पहले स्पेन जाना था और फिर इधर आना था, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप स्पेन से आएंगे तो स्पेन का मसला है, इटली का कोई मसला नहीं, आप बेशक आ जाना। जिस दिन मैंने उनसे बात की उसी दिन रात को इटली शामिल हो गया लिस्ट में। तो ये जो यहाँ पे बैठ के हम किसी को 100% इंफॉर्मेशन दे देंगे यार कोई मसला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं जो एक सिंपल असूल है वो यही देना चाहूंगा लोगों को कि आप जो है वो वेबसाइट्स जो हैं उनकी चेक करें इन ममालिक की, और उस वेबसाइट पर एक फॉर्म है जो आपने डाउनलोड करना है और उसको आपने फिल करके लगाना है और अपनी सारी डिटेल देनी है। और जैसे तनवीर साहब ने कहा कि 10,000 पाउंड का जुर्माना इधर यूके में उन्होंने रखा हुआ है, इसी तरह इटली में रखा हुआ है। अगर आप कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे और आप समझेंगे कि आप बड़े चालाक हैं, तो इस तरह नहीं है। आजकल फोन से आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, 2 मिनट के अंदर आपका पता चल जाता है आप किधर। ऐसा हुआ है, लोगों को जुर्माने हुए हैं, स्पेन से लोग आए थे और दूसरे जगह पे उन्होंने खुद को शिफ्ट किया तो उस पर उनको जुर्माना हो गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस भी मुल्क से आप जिस दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने जा रहे हैं उसके लोकल कवानीन को फॉलो करें। और इनकी बात को मैं सेकंड करता हूं कि अगर आपको कोई खास जरूरत नहीं है तो आप प्लीज इसको अवॉइड करें जिस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। जी जो सब ये तो बात आपका जो क्वेश्चन था उसमें इटली ने यूके वालों के लिए बकायदा कोरोना नेगेटिव का जो है वो लाजमी किया हुआ है, और बहुत से लोगों को एयरपोर्ट पर चेक नहीं करते, लेकिन उनकी वेबसाइट पे और सारी उनकी एम्बेसीज और जो कानून है वो जाके अगर निकालें तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि यूके से आने वालों को कोरोना नेगेटिव का टेस्ट जो है वो देना होगा। तो बेहतर है अगर कोरोना नेगेटिव दे देंगे तो आपको जाहिर है फिर आप मूव भी कर सकेंगे। लेकिन यह है कि अगर आप अगर क्वारंटाइन करना है तो फिर तो आप इस तरह की चालाकियां नहीं कर सकेंगे। और ये जो ट्रैवलिंग की है ये 120 दिन जो 120 घंटे अगर आप उसमें आते हैं तो आप एग्जेम्प्ट हैं। इसी तरह अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो उसके सिर्फ 35 आवर्स हैं, अगर आप 35 आवर्स के अंदर अंदर वहां से निकल जाते हैं तो आप एग्जेम्प्ट हैं। जी और वो जो सब वो जो ये चीज है सेकंड एड्रेस वाली, या इन्फॉर्म करके कि मैं फलां सरकारी काम से जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अमूमन खवातीन के सवालात हैं, क्योंकि जो मर्द हजरात है वो तो यूके में काम कर रहे हैं। तो हमारी बहनें हैं वो कहती हैं कि भाई मेरे वो बच्चे का फलां कार्ड खत्म हो गया है या मैंने फलां काम के लिए आना है। तो मैंने जाहिर है मर्द का तो कोई नहीं किसी जगह भी रह सकता, वो कहते मेरे भाई जनाब मिलान में रह रहा है तो मैंने रिहाइश उसके पास रखनी है, लेकिन मैंने फलां फलां दिन फलां जगह पेश भी होना है बेरगामो में या ब्रिशिया में। आया इसमें कोई है, अगर उनको बता दिया जाए कि फॉर एग्जांपल वो
3 दिन पहले की टिकट करा लें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें मेरा तो, मैं जाती से तनवीर साहब इस पर ज्यादा अच्छे तरीके से राय देंगे। मेरे तो ख्याल ये है कि अगर वो कोरोना नेगेटिव का उनको सर्टिफिकेट देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो इस तरह की किसी खास बंदे के लिए तो वो इजाजत नहीं देंगे कि अगर क्वारंटाइन आप कर रहे हैं तो क्वारंटाइन को आप तोड़ के कहीं जा सकते हैं। क्वारंटाइन का तो मतलब होता है कि आप सेल्फ आइसोलेट करके बैठ गए एक जगह पे, तो आप वहां से मूव नहीं कर सकते। जी मैं इसमें ऐड कर, इससे पहले ये था कि अगर आप ये जो सिचुएशन अभी इन दिनों में, इससे पहले जो चल रही थी, अगर आप पाकिस्तान से या किसी दूसरे उस मुल्क से हैं जहां के लिए आपके लिए कोविड का टेस्ट लाजमी था और आप उस इटली में या दूसरे उस किसी मुल्क में आ गए हैं, तो अगर आप वो सेल्फ आइसोलेशन से बचना चाह रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और टेस्ट करवाएं, और उस टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर को प्रोवाइड करके और अपने साथ रख के जिस जगह आप जा रहे हैं, यानी ये अमूमन उन लोगों के लिए था जो काम कर रहे थे या जिनके अपने बिजनेस थे, उनके लिए 15 दिन की आइसोलेशन मुश्किल थी या वो उनके लिए एक किस्म की नामुमकिन थी। तो उनके लिए ये एक एग्जेम्पशन थी कि वो मतलब कि इसका वे आउट हम कह सकते हैं कि वो इससे करके उसको उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये भी चीजें देखने में आई हैं कि जो आपके सामने जो आपको चेक करने वाला है या जहां आप जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो आपके इस एक्सक्यूज को मानता है, आप उसको डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। एक तरफ अगर आप बताते हैं जी कि हमारी ये इस तरह की इमरजेंसी है, ये मामला, और दूसरी तरफ आप सुपरमार्केट में मिल रहे हैं, तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो वो आपको एक्सपायर नहीं करेंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप जो टू द पॉइंट यानी जो एक काम है उस पे करें। हम अमूमन, हमारी कम्युनिटी या हमारा ये एक अलमिया रहा है कि हम अमूमन शॉर्टकट या वे आउट निकालने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इस तरह के हालात में भी। जबकि इस तरह के हालात में ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये, क्योंकि अमूमन कई काम ऐसे हैं जो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, यानी वो उससे आपको गुजारा हो सकता है या चल सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले दिनों मुझे एक कॉल आई है हमारे ब्रेशिया के करीब, वो यूके फैमिली शिफ्ट हो गई है, तो वो खातून और बच्चों के जो नेशनैलिटी थी वो भी क्लियर होना बाकी थी। तो वो कम्यूने ने कहा जी कि ये जब तक ये वापस नहीं आते हम इनको क्लियर नहीं करेंगे, हम इनको नेशनैलिटी नहीं देंगे। तो वो फैमिली कहती है जी कि ठीक है हम वापस आ गए। अब वो बच्चों को स्कूल में भी नहीं भिजवाना चाह रहे थे, वो कह रहे हैं जी अगर आप किसी को कह के जल्दी करवा दें या इस तरह करवा दें। तो वो जब ये कानून से या किसी लोकल या किसी सरकारी इदारे से आप इस तरह की बात करेंगे तो वो आप उनके यानी कान खड़े होंगे, वो आपसे पूछेंगे जी कि ये आप सिर्फ इन दिनों के लिए या इस वजह से आए हैं, तो वो आपके लिए फायदे की बजाय वो मुश्किल पैदा करेंगे, उसके लिए आपके लिए मुश्किल होगी। तो बेहतर ये है कि इस तरह की जो चीजें या इस तरह का जो सिनेरियो उसको अवॉइड किया जाए। जी जी, एक दोस्त ने कमेंट किया कि मेजबान से गुजारिश है सवाल छोटा किया करें, मेहमानों को मुफस्सल जवाब दे दें। आप हजरात को मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा जी, एक और बहुत कॉमन सवाल जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि जी ठीक है हम क्वारंटाइन तो कर लेंगे, लेकिन हम 4 बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं, तो हम तो 4 बच्चों के साथ जब इंग्लैंड पहुंचेंगे तो अगर उधर वो कोई टेस्ट करते हैं तो आया वो पेड हमने पे करने हैं या वो उनकी तरफ से ग्रातिस या फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बरतानिया की तरफ से होंगे, या हमें वो कहेंगे कि अगर आपका कोई टेस्ट करना है हमने बरतानिया में तो वो, क्योंकि इधर का इटली का तो उनके पास तीसरा सैनिटारिया है, वो तो हो सकता है फ्री हो जाए, लेकिन बरतानिया में उनके अगर कोई टेस्ट होंगे तो वो सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि हम पहले सबसे अपनी जेब देखते हैं और फिर सफर शुरू करते हैं। एक तो चीज वाज़ह हो जानी चाहिए कि ये जो हम प्रोग्राम करते हैं लाइव, इनका टोटल मकसद इंफॉर्मेशन होता है, कोई ट्रिक बताना नहीं होता। जैसे जी 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 तनवीर साहब भी कह रहे हैं कि अब ये ना कि अगर मैं यूं कर लूं तो वो, अगर मैं फ्लावर ड्रेस दे लूं, अगर मैं फ्लावर ड्रेस दे लूं, तो ये मकसद नहीं होता इन प्रोग्रामों का। इन प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि जो हुकूमत की तरफ से प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें। फिलहाल यूके जो है वो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लोगों से नहीं मांग रहा, और जो है वो लोगों को क्वारंटाइन करने का ही कह रहा है। जितने भी लोग आते हैं उनको अक्सर जो है वो जो लिस्ट इन्होंने जारी किया उसमें बहुत कम मुल्क अब रह गए हैं
जहां से आने के लिए आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, वरना तकरीबन यूरोप के भी आप मेन फ्रांस कर लें, स्पेन कर लें, इटली कर लें, सब कोई तकरीबन वो उस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी जो भी लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। अगर आपको कहीं यूके में कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा तो बिल्कुल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बल्कि इवन यूके में रहने वाले लोग अगर ये बता दें उनको कि मैं इटली जाने लगा हूं और मुझे इसलिए कोरोना चाहिए, या मैं पाकिस्तान जाने लगा हूं तो मुझे कोरोना टेस्ट करवाना है, अगर उनको बता दें तो पैसे उनसे भी लेंगे, यानी उनको भी फ्री नहीं करके देंगे। NHS वाले जो लोग, वही दोबारा ट्रिक की बात आ गई, जिन्होंने जाना होता है वो वैसे ही कह देते हैं कि जी मुझे सिम्टम्स हैं, तो फिर हुकूमत को तो कर देती है हुकूमत जो है, ये ऑन द रिकॉर्ड तो यहाँ पे बैठ के हम ये बातें नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी तौर पे अगर आप किसी पर्पस के लिए करवाते हैं कोरोना तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जी जो सब आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग कोई ट्रिक के लिए नहीं बैठे हुए। अक्सर जो ऐसे सवालात आते हैं पेज के मैसेंजर पे या जाती मैसेंजर पे, तो अगर हम लोग उनको कहते हैं ना कि भाई आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें, या आपने जो एयरलाइन की जिसकी टिकट ली है आप उस एयरलाइन से रब्ता करें, या मैंने ली थी मुझे मेल आ गई है आप ये मेल चेक करें अपनी, तो वो आगे से वो जवाब ऐसा होता है, वो कहता है जी मैं जो एने जगह होंदा ਤੁਹਾਨੂੰ फोन क्यों करता। मतलब उन्होंने भी अल्लाह पे छोड़ी हुई है सारी चीजें। इसलिए ये वाकई आपकी बात सही है कि हम इधर इंफॉर्मेशन के लिए बैठे हुए हैं। ये जो ऐसे सवालात होते हैं, ये जो मैंने पहले गुफ्तगू में कहा कि ये सीना गजट के खिलाफ है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हकीकी सूरत हाल ये, ना कि मैंने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, और आखिर में जब वो कोई जुर्माने की बारी आती है तो वो फलां फलां कुछ भी नहीं मिलता, और वो बंदे का रेजिडेंस पुलिस के हाथ में होता है, और वो 1 मिनट में चिट काट के तो वो उसको उसके हाथ में थमा देती। तो इसके साथ ये सवाल शायद आप जवाब दे सकें तनवीर भाई का, पता नहीं क्या मसला हो कि ये जो टिकटें होती हैं इनको अब हम कुछ अरसा पहले अगर 48 आवर या 60 आवर पहले हमारा कोई हो जाए प्रोग्राम चेंज या लॉज ऐसे आ जाएं, तो उसका रिफंड या वोचर वगैरह का भी कोई सिस्टम होता है? जी मैं तो बरतानिया के हवाले से कह सकता हूँ, इटली की तो इंफॉर्मेशन तनवीर साहब ही देंगे तो ज्यादा बेहतर है, कि अगर कोई किसी मुल्क की गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है कि आप नहीं जा सकते, ये नहीं है कि वहां पे आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा या ये मसला होगा, वो अलग चीज है, या अगर आप वहां से वापस आएंगे तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो उसमें भी कोई मसला नहीं। अगर बाय लॉ हुकूमत मना कर देती है कि आप उस मुल्क में नहीं जा सकते, आपको नहीं जाना चाहिए, तो उस सूरत में हुकूमत जो है वो फोर्स करती है, जोर देती है ऐसी कंपनीज को कि आप जो है वो इनको रिफंड करें, तो वो रिफंड करती हैं। ये नहीं होता कि आपका अपना दिल कर रहा है कि नहीं जी फलां मुल्क में मैं जाऊंगा तो मुझे 15 दिन रहना पड़ेगा क्वारंटाइन में, तो उस तरह नहीं होता। जी जबरदस्त हो गया। इसके अलावा जनाब एक और सवाल बहुत ही बार दोहराया जाता है कि ये जो हम अगर जाएंगे तो हम 7 दिन के लिए जा रहे हैं, एक दफा हमने टेस्ट करा लिया, फॉर एग्जाम्पल एक पैसेंजर इटली से 7 दिन के लिए यूके जा, उसने इटली से ही कोरोना नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट ले ली, अब वो जब बरतानिया से वापस इटली दाखिल होगा तो उसको के लिए वही रिपोर्ट काफी होगी या उसको फिर एक नई रिपोर्ट लेनी पड़ेगी? अगर जो टाइम लिखा हुआ है वो अगर 48 आवर का है, जैसे इटली का कानून है कि 48 आवर की पहले की मांगते हैं, उससे ज्यादा की हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो तो नहीं एक्सेप्टेबल होगी, फिर नहीं होगी ज़ाहिर। जी तनवीर भाई ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वो जो बात हम कर रहे थे पहले करवा के जी जी आप इटली में, जी जी मैं ये कह रहा था कि वो इटली में आने से पहले जिस दिन आप सफर कर रहे हैं उस वक्त के मुताबिक वो ली जाएगी, ना कि जो आपके पास पुरानी है उस वक्त, क्योंकि वो तो गुजर गया वक्त। सही, यानी कि वो अगर वो 48 आवर या 72 आवर वो रिपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, वो उसके बाद ही अगर वो फॉर एग्जांपल 48 है और आपने 60 आवर या 72 आवर्स गुजार दिए हैं तो फिर वो नॉन वैलिड हो जाएगी। जी मैं नदीम साहब आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है
96 आवर्स से पुरानी आपके पास रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फर्ज करें आपकी फ्लाइट है दिन 2:15 पर और 96 आवर से पहले उस दिन आपने सुबह करवाई, सुबह 10 बजे रिपोर्ट। जब 10 बजे उन्होंने आपका टेस्ट लिया तो वो टाइम 10 बजे का लिखा जाएगा, और उस दिन अगर आप फ्लाई करते हैं तो फ्लाइट है आपकी 2 बजे। वो दिन सेम ही है लेकिन उसमें घंटों का फर्क है, तो वो भी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यानी आपके घंटे काउंट होंगे, टाइम काउंट होगा। 96 आवर से मुराद है कि आपके डिपार्चर होने से 96 आवर उसके ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो बाकी जो 7 दिन की आप बात कर रहे हैं वो तो बात ही दिनों की है। जी तनवीर भाई, ये सवाल खालिस्तान आपके लिए है। आज सुबह मुझे एक फोन आया तो दोस्त कहते हैं कि जी आपका क्या ख्याल है कि लॉकडाउन होने जा रहा है। मैंने कहा भाई लॉकडाउन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सूरत हाल तो यही बताती है कि हुकूमतें अब लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर मुझसे सवाल आपसे ये है कि लोगों में ये भी एक खौफ की फिजा पैदा हो गई है कि भाई कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। तो उस दोस्त का कहना था कि जी मैंने एम्बेसी में पासपोर्ट जमा कराया हुआ है छोटे बच्ची का, तो मैं तो जी आज ही कॉन्सुलेट मिलान जा रहा हूँ। तो मैं उन्हें कहूंगा कि मुझे जल्दी दें, मुझे मैनुअली दे दें, मैं ये ना हो लॉकडाउन में फंस जाऊँ। आप ग्रांड सिनारियो में, बड़े पैनोरामा में क्या देखते हैं कि आया ये मुमकिन है कि दोबारा मुकम्मल फजाई लॉकडाउन, यानी मुल्कों शहरों को छोड़ें आप। वो आज मैंने एक 6-7 मिनट का क्लिप चढ़ाया है, तो इधर महमूद अस्कर साहब शायद आपने नहीं देखा होगा। तो इधर जो इधर का हमारे इलाके का तकरीबन 200 किलोमीटर के एरिया का सबसे बड़ा स्टोर है, उसमें आज मैं गया था। उसमें यानी जिसमें 5,000 गाड़ी की सिर्फ पार्किंग ही है, उसमें हार्डली 10 सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा 10 बंदे थे। तो 10 जो हम घूम रहे थे उसको भी, उस पर भी सिक्योरिटी गार्ड आ गए। उसने कहा जी आपने कोई लेना देना तो है चीज कोई नहीं, सारी चीजें तो बंद हैं, तो आप किधर घूम रहे। लॉकडाउन तो तकरीबन जो बड़े जहाँ बहुत ज्यादा रश वाली जगह है वहां हो रहा है। तनवीर भाई आपसे सवाल ये है कि क्या फजाई लॉकडाउन का भी खदशा मौजूद है? जी अगर आप मुख्तसर पूछें तो फिलहाल इसके हालात लग नहीं रहे, क्योंकि पहले भी अगर अभी ये जो फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है तो जो लोग सफर करके आ रहे हैं, अगर आप उनसे उनकी ओपिनियन या उनसे उनका तजर्बा लें तो कोई भी एयरलाइन अपनी 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेशन नहीं कर रही। अगर किसी एक फ्लाइट में 300 लोगों की गुंजाइश है तो वो 150, 100 इससे ज्यादा वो लेके फ्लाई नहीं कर रही, यानी फुल पैक फ्लाइट्स नहीं जा रही। एक तो एयरलाइंस की तरफ से भी मुख्तात हैं वो भी लोग, और दूसरा पैसेंजर्स भी उस फ्रीक्वेंटली सफर नहीं कर रहे कि वो फुल फ्लैज जा रहे हों। तो इन हालात को देखते हुए लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में उस तरह का लॉकडाउन या उस तरह की फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाएगा जिस तरह के हमने मार्च अप्रैल या मई जून में देखा था कि टोटल बंद हो गया। क्योंकि तब गवर्नमेंट जो दूसरे ममालिक के या जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों की मूवमेंट पे पाबंदी लगाई थी। अब इस तरह वो नहीं, आप बिल्कुल उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो इस लॉकडाउन को कर रहे हैं कि वो आपको मना इस तरह नहीं कर रहे कि आप बाहर ना निकलें, यानी आपको तो कह रहे हैं बाहर ना निकलें, लेकिन फर्ज करें आपने रेस्टोरेंट जाना तो रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। इसी तरह ये जो बड़े काम है, जिस तरह शॉपिंग प्लाजा उन्होंने आज बंद कर दिया, लेकिन वो कल से जो वर्किंग डे होगा उसमें वो वर्किंग आवर्स में खुले होंगे। तो इससे लग ये रहा है कि जो एयरलाइंस हैं वो 100% जिस तरह कह रहे हैं कि ग्राउंड हो जाएं, वो नहीं लग रहा जी कि वो टोटल बंद हो जाएं या लोग स्टक हो जाएं एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, हालात इस तरह गवर्नमेंट शायद कि इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि लोगों के लिए निकलना बंद हो जाए, लेकिन ऑपरेशन जो है वो चलता रहेगा। जहां तक मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है या आने वाले दिनों में सिनेरियो चेंज हो सकता है, हालात पर डिपेंड करता है कि ये आने वाले हालात किस तरफ जाएंगे। जी महमूद भाई, फिर बात वही आ जाती है ट्रिकों वाली, लेकिन ये बिल्कुल एक लीगल क्वेश्चन है। आया बरतानिया में ये पाबंदी भी मौजूद है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरे उधर से जब आप घर जाएं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, वो बेसिकली जिन ममालिक की लिस्ट है, जिन ममालिक को क्वारंटाइन करना पड़ता है उसके हवाले से तो उनका ये कहना है कि उनको
जो फैमिली मेंबर लेकर आएगा उस पर भी जो है वो मतलब क्वारंटाइन लाजमी, उस ड्राइवर पर भी क्वारंटाइन लाजमी है। तो लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, बसेस में आप मास्क वगैरह पहन के, वो तो जो यहाँ के लोकल शहरी हैं वो भी उसी तरह मास्क इस्तेमाल करते हैं। अगर टैक्सी पे अगर आप आते हैं तो टैक्सी के हवाले से भी आप जब इन द टैक्सी होंगे तो आपको ज़ाहिर है मास्क वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां तक ये आपका पहला क्वेश्चन था जो तनवीर साहब ने जवाब दिया, वो यही है कि बोरिस जॉनसन के बयान पढ़ लें और एंजेला मेर्केल के पढ़ लें या फ्रेंच मैक्रोन के पढ़ लें या किसी भी और के, वो बड़ी सख्ती से एक चीज पर कंफर्म है, 100% कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। और आज जो इटली का जो DPCM आई है उसमें लगता था कि शायद बिटवीन वो काउंसिल हो जाएगा, कम्यूनों के दरमियान में जो है वो हो जाएगा। तो उसको भी अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें कम्यूनों के दरमियान ये रकमेंड किया गया है, रकमंदासियों ने फोरते नून पोतेते अंदारे नून आकर कम्यून में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर तुम गए तो ये हो जाएगा या हम पकड़ लेंगे या कुछ। यानी अभी भी आज भी इटली ने बंद नहीं किया, तो कोई भी नहीं, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई भी मुल्क इस किस्म का जो है वो मुतहम्मल होगा कि वो बिल्कुल लॉकडाउन कर दे। लॉकडाउन की तरफ कोई नहीं जाएगा। हाँ यही है कि अगर जिस चीज से रोकना है उस चीज को ही बंद कर दो तो फिर जाहिर है अगर आप डिस्कोटेका सिनेमा सब कुछ बंद कर देंगे तो बंदे ने जाना किधर है। जी जी। और महमूद भाई इंग्लैंड के स्मार्ट वर्किंग के बारे भी जरा बताएं, क्योंकि जैसा कि आपने फरमाया और तनवीर भाई ने भी कहा कि जो गैर जरूरी सफर हैं उनको खत्म कर दिया जाए, इंसान की जान से आगे कोई नहीं। और मैंने भी बताया कि मेरी फ्राइडे को फ्लाइट थी तो मैं नहीं गया, लेकिन कुछ हमारे भाई बहनें ऐसे ही हैं जिनको मजबूरी के आलम में या किसी भी तरह उन्होंने सफर करना ही करना है, जो भी उनका मर्ज है या जो भी उनका मसला है। फिर उनका अगला सवाल ये होता है कि यूके का स्मार्ट वर्किंग कैसा है, आया इटली जैसा है? यानी कि इटली का तो बहुत ही स्लो है, इतना स्लो है कि आप इसकी मिसाल दे सकते हैं कि यानी इससे स्लो कोई स्मार्ट वर्किंग होगी नहीं। आया उधर भी जो हमारे बहन भाई इधर से इधर सफर करते हैं तो उनको कोई काम है वो वैसे ही स्लो है या उस पर कोई बेहतरी है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इटली के जो मसाइल हैं वो जब कोरोना वायरस नहीं भी था तब भी था, ऐसा ही था। यानी कि इटली से लोग, आप कह रहे थे कि लोग निकलते हैं, निकलने की एक वजह ये भी है जिस मुल्क में 5 साल तक आपको जवाब ही नहीं आता चीता दिन आंसर का, तो आप कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यूके में जो महसूस हुआ है वो ये लगा है कि स्मार्ट वर्किंग से काम आसान हो गए हैं लोगों के। जिस काम के लिए जरूरी था कि आप फेस टू फेस बंदे के सामने मौजूद हो और आपके इंटरव्यूज हो और ये हो और वो हो, अब वो चूंकि फोन पे हो जाता है, वो आगे से खुद ही कह देता है भाई आने की जरूरत नहीं है, जो चीज तुम्हें चाहिए हम तुम्हें घर में ही भेज देंगे। तो यूके का और इटली का डिफरेंस बिल्कुल जो है वो इस वर्किंग के हवाले से तो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। हाँ कुछ ऐसे टेक्निकल काम है जैसे जिसमें बंदे को फिजिकली घर के अंदर आना पड़ता है, जैसे मेरा घर का जो है वो ब्रॉडबैंड जो है वो मसला बना हुआ था, सुस्त हो गया था, तो वो घर के अंदर आने से डरते थे। वो ऐसा हुआ है कि वो इंजीनियर आया और उसने मुझे बाहर खड़े होकर कहा कि हम अंदर एंटर नहीं हो सकते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर से ही हो जाए। तो उसने बाहर से मीटर वगैरह चेक करके तो ठीक कर दिया। बाकी ये जो ऑफिस के काम है, तमाम ऑफिस जो है उन्होंने शुरू किया हुआ है वर्किंग फ्रॉम होम। मैं खुद जो है वो वर्किंग फ्रॉम होम शुरू कर दिया हुआ है, तो बाकायदा कॉल्स रिसीव करते हैं लोगों की, उनकी हेल्प जिस किस्म की हो सकती है वो करते हैं। मैं नहीं देखता कि कोई ऐसा सिस्टम सुस्त हुआ है, मुझे लगता है कि बल्कि बाज मामलात में बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि जिस चीज में इंटरव्यूज और सामने जाके हाँ जो लोग क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है यूरोप के लोग पूछेंगे कि जी नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वो उसका क्या करना है। तो उसकी जो खबर है वो कल ही HMRC का जो उसके बंदे का इंटरव्यू छपा है एक अखबार में, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें इस चीज का अंदाजा है कि इसकी बहुत ज्यादा शिकायत है, लेकिन हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख के लगाया हुआ है कि आप काम कर सकते हैं, अगर आपका राइट है इस मुल्क में जॉब करने का तो आपको जॉब शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपके किसी काम के मालिक को मसला है, वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो HMRC से रब्ता करे, तो हम उसको समझा देंगे कि बिल्कुल उसको जॉब का राइट है। और दूसरी जानब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आवाम की शिकायत हैं उनको भी किसी तरीके से सेटल किया जाए। तो सर
माजरत, मैं एक इससे रिलेटेड एक सवाल मेरे पास भी था। क्या ये कंफर्म है कि 31 दिसंबर 2020 ब्रेग्जिट हो जाएगा? अब कहते हैं अब काम को मिनातों में अब आ गया, अब तो पूरा घंटा भी इस पर बात हो सकती है। जी बिल्कुल, जो वो भी ज़ाहिर है, हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो एज ए ज्योतिषी तो नहीं करते, जो बयानात छपते हैं, जो लीडर्स की मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स के बाद जो मीटिंग के मिनट सामने आते हैं और जो प्रेस रिलीज सामने आती है मुख्तलिफ सियासतदानों की उस पर, और जो वो अपनी सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देते हैं, उसके वाले से हम बता सकते हैं। तो बिल्कुल बोरिस जॉनसन की जो स्टेटमेंट है वो छप चुकी है उनकी gov.uk के ऊपर, जिसके ऊपर उसने बाकायदा अपने तमाम बिजनेसेस को कहा है कि आप तैयारी पकड़ लें, क्योंकि मेरी कोई बात मानी नहीं गई यूरोपीय यूनियन के साथ, तो हमें यानी ना सिर्फ ये कि निकलेंगे बल्कि बुरे तरीके से निकलेंगे, नो डील होगी। और जो बिजनेसेस हैं उनको उन्होंने कहा कि मुझे आप बाद में नहीं कहना कि बताया नहीं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें टैक्सेस की और सारा कुछ, कस्टम ड्यूटीज और सब कुछ 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी को बरतानिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं होगा। तो साहब, मुझे आपने जो इटालिया की बात की, मैं एक ऐसे बंदे को जाती तौर पे जानता हूँ जिस बेचारे के पास रेजिडेंस था, जो हर चीज फॉरएवर की, पासपोर्ट उसका जाती था, वो बंदा पाकिस्तानी था। तो इटालियन गवर्नमेंट उसे कह रही थी कि भाई तुम तुर्क हो। तो वो कह रहा था नहीं भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। वो कहते नहीं भाई आप तुर्क हो और आपका ये नाम है। वो कहता भाई मेरे पास फिंगर ले लो, मेरा हर चीज लीगल है। तो ये तो जब लॉकडाउन नहीं था तो 1 साल उस बेचारे को लग गया ये साबित करते हुए कि मैं जिंदा हूँ। तो लॉकडाउन जो इटली की जो फिल्म जिसने सुपर हिट हुई है और कुछ 6 ऑस्कर लिए थे, वो थी ला विता ए बेला, कि जिंदगी खूबसूरत है, और उसमें कहानी बयान की गई है दूसरी जंग अजीम की, जब यहूदियों पर वो जुल्म होता है। तो उसमें एक सीन बड़ा मजे का है, वो जाता है, उसने लाइब्रेरी खोलनी होती है, यानी दुकान खोलनी होती है किताबों की। तो वो कम्युने में जाके पूछता है कम्युने की मेंबर से कि मुझे बताएं कि क्वांटो टेम्पो ची वोले, कितना टाइम लगेगा मुझे दुकान खोलने का, वो जो लिसेंसा है वो लेने के लिए, लाइसेंस। तो वो आगे वो क्वांटो टेम्पो कहता है, तो वो बड़ा सिंपल सा एक ही लफ्ज कहती है, आनी। साल लगेंगे, टेम्पो नहीं लगेगा, आनी लगेंगे। तो मसला ये है कि ये उनका माइंडसेट है। उनको मैं तो हर बड़े करीब से तलक रहा ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि ज़ाहिर है जब ट्रेड यूनियन में सीजीएल में करते थे तो सारे कमूने और सारे वो अंडर आते थे, कस्तूरा भी है वो। तो उनका एक स्टाइल है कॉफी पीनी सुबह आके और देखना के मतलब दुनिया की शायद कोई जुबान नहीं होगी जिसमें ये जुमला मौजूद हो, मक्की से नफरेगा। आप इटली में बैठे हुए हैं, मुझे एक बता दें, आपका अदब से भी तलक है, शायरी भी आप करते हैं, दुनिया की कोई और जुबान भी है जिसमें ये लफ्ज भी हो कि यार खैरी हो जाएगा। तो ये उनका माइंडसेट है कि कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, खैर ये जी। जिब्रान भाई, आपने अगर नाजरीन के सवालात कुछ नोट किए हैं या आपके जहन में कुछ सवाल हो तो दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी सबसे पहले तो मैं अपनी करेक्शन करना चाहता था कि मैंने पहले कहा था कि 6 बजे के बाद जो है वो रेस्टोरेंट पे खाने की इजाजत है, लेकिन खाने की इजाजत नहीं है। सारे जो है रेस्टोरेंट बार वगैरह जो भी खाने पीने की अशियाएं हैं वो सुबह 5 बजे से ओपन हो सकती हैं और शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। नहीं जबरान साहब आप इतने गलत भी नहीं थे। जो होटल हैं जिनके जो अपने गेस्ट हैं जो होटल के अंदर, जी मैं वहां पे आ रहा था, इसलिए आप इतना ना समझे कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन। नहीं वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो होटल है जहाँ पे लोग ठहर रहे हैं या क़याम कर रहे हैं तो वहां पे जो उन्हें खाना जो है वो मिल सकता है, और बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ टेक अवे जो है वो कर सकते हैं या सिर्फ जो होम डिलीवरी है वो कर सकते हैं। तो इसके बाद चंद सवाल ये हैं कि जी क्या जो यूके की एम्बेसी है वो खुली हुई है, क्या वो वीजे दे रहे हैं, क्या सेटलमेंट के बारे में आप मशवरा दें कि जी क्या करना चाहिए। ये चंद सवाल हैं। महमूद साहब, ये सवालात हैं जी। बेसिकली 31 दिसंबर 2020 तक जो है वो राइट है
यूरोपियन जो शहरी हैं अगर वो यूके आ जाते हैं तो बिल्कुल वो अपना सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं, जो उनका राइट बनता है। अगर उनके साथ कोई फैमिली मेंबर है जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है तो वो भी प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकता है, उसका राइट है। अगर आप एम्बेसी से वीज़ा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन उनका वीज़ा। 31 दिसंबर के बाद अलबत्ता जो लोग एंटर होंगे उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो नया कानून जो है वो लागू होगा। पॉइंट बेस्ड किस्म की इमिग्रेशन वो लेके आना चाह रहे हैं। तो अगर इसमें से कोई घर का एक फर्द पीछे रह जाता है, बाकी फर्द उधर सेटल है, उसका फिर उसको भी वो पॉइंट बेस पे ही लेके आएंगे या कैसे लेके आएंगे? फैमिली मेंबर से डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो आपकी पहले ही फैमिली में शामिल है, जैसे आपका बेटा है या बच्चा है या वाइफ है या वालिदैन है, तो वो तो शामिल होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्ता आप जोड़ते हैं जो 31 दिसंबर के बाद जुड़ता है, यानी आप शादी 31 दिसंबर के बाद करते हैं, तो वो उसमें नहीं आएगा, उसके लिए फिर नया कानून ही लागू होगा। सही। इब्रान भाई और कोई क्वेश्चन हो नाज़रीन के? नहीं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही है कि जी सेटलमेंट के बारे में आप बताएं, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं। तो बाकी तो कोई जिब्रान भाई किसी दिन जिब्रान भाई किसी दिन इस पे जी जी एक और सवाल था, सॉरी, पीआई के रिफंड के बारे में ये सवाल था, वो तनवीर भाई शायद बता सकते हो। जी, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ इस वक्त दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी और एयरलाइन की। क्योंकि जो पैसेंजर है उसने डेफिनेटली ट्रैवल एजेंट से कहना जी कि मेरा रिफंड दें, तो उसमें मुख्तसर अर्ज है कि पीआईए कोशिश कर रही है जी कि लोगों का रिफंड दें उनको, और बड़ी हद तक वो कामयाब भी है उसमें। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। मसलन फर्ज करें मैं अगर मिलान की बात करूं तो मिलान ऑफिस के पास जितने फंड्स मौजूद हैं, यहाँ की उनकी जितनी इनकम है उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रिफंड दे दें लोगों को, और काफी हद तक वो प्रोसेस में और कुछ उन्होंने वो दे दिए हैं। बाकी उसमें एक टेक्निकल चीज है कि अगर एक टिकट इटली से परचेज की गई, लॉकडाउन में वो पाकिस्तान जाकर री इशू हुई, यहाँ पाकिस्तान में जाकर उसकी डेट चेंज करवाई गई, तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि पाकिस्तान से उसका रिफंड ले लिया जाए। वो जल्दी भी मिलेगा और मिल भी जाएगा। अगर वो इटली और इसके रिलेटेड किसी दूसरे मुल्क में भी अगर वो इसी तरह की सिनेरियो है तो उस मुल्क में वो फिलहाल उसको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टिकट की जो ओनरशिप है वो ट्रेवल एजेंट से निकलकर पीआईए के पास चली गई है, और पीआईए पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं या जो पाकिस्तान में उनका जो टिकट है उनको तो वो रिफंड कर रहे हैं। बाकी जो उनके लोकल ऑफिस हैं जिस तरह के स्पेन में हो गया, पेरिस में या इटली में, तो वो अपनी महदूद जो उनकी चादर है उसको देखते हुए वो लोगों के जो रिफंड है उनको प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पीआईए ये एम लेके आई है जी कि हम हमारे पास जितने भी रिफंड आएंगे हम उनको देंगे, और जल्द या देर वो लोगों को मिल जाएंगे इंशाल्लाह जरूर। जी तमाम। जिब्रान भाई है सवाल कोई? जी, जफर जी भट्ट साहब पूछते हैं जी, पहले 2 वीक में यूके का वीजा मिल जाता था, आपकी कोई अपडेट्स हो? यूके का वीजा, सॉरी दोबारा रिपीट करना, कैसे मिल जाता था? पहले 2 वीक में मिल जाता था। देखिए, ये जो टाइमिंग का असर है ये पूरी दुनिया में हुआ है। जहां जहां भी वीजा सेंटर्स हैं उनमें वो भी ज़ाहिर है फॉलो कर रहे हैं कवानीन को, कोरोना वायरस के जो लोकल रूल एंड रेगुलेशंस हैं। अगर उन्होंने आपका इंटरव्यू करना है या कोई मसला करना है तो ज़ाहिर है अगर वो उस दौरान नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम है। जैसे पाकिस्तान में भी अभी फिलहाल प्रॉब्लम बनी हुई है। जिस तरह इटली की एम्बेसी को जेरी फेडेक्स कर रहा था, इस तरह इनको भी जेरी फेडेक्स ही करता है। तो इधर भी मसाइल उसी तरह अपॉइंटमेंट के बने हुए हैं। तो ज़ाहिर है उस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो प्रॉब्लम्स हुई हैं। बल्कि इसमें मेरा ख्याल है कि काफी जो मुल्क हैं उन्होंने अपने जो विजिट वीजे हैं ना वो उन्होंने बंद किए हुए हैं। सिर्फ वो जो फैमिली मेंबर्स हैं या वो फैमिली विजिट है उनको कुछ कंसंट्रेट करते हैं। जो प्रॉपर जिसे आप विजिट कह लें या टूरिज्म के कह लें वो टोटली बंद है मेजॉरिटी के। जी बिल्कुल, इसी की उसकी वजह यह भी है कि बहुत से ममालिक के साथ टूरिज्म के हवाले से वो असेंशियल ट्रैवलिंग में नहीं आता ना, तो इसलिए भी ज़ाहिर है बंद है। जैसे इटली का आपने बड़ी तफसील से बताया
कि असेंशियल ट्रैवलिंग तो आप कर सकते हैं, किसी से अपने फैमिली मेंबर से आप मिलने जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में तो इटालियन भी नहीं जा रहे इस तरह। जी सही। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने आपके तमाम सवालात का हदना पेशानी से जवाब दिया और दीगर भी इनके पास जो मालूमात थी वो आपको पहुंचाएंगे। नाज़रीन इकराम, हमारी खुशकिस्मती है कि हम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने से गुजर रहे हैं, तो मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है, सारा साल आप लोग दुनियावी आकाओं के पीछे घूमते रहते हैं, नून शीन मीम काफ जीम दाल के, उसके साथ फोटो, उसके साथ फोटो, उसकी हमायत में पोस्टर लगा दिया। एक ये जो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनको भी चाहिए कम से कम एक आधी पोस्ट दिन में लगाएं, दुरूद शरीफ की लगा दे, कोई नातिया कलाम लगा दे, कोई नातिया शेर कथा की शक्ल में लगा दे, कुछ ना कुछ हमें महसूस होना चाहिए कि हम रबीउल अव्वल शरीफ से गुजर रहे हैं। मुझे अक्सर औकात ये देखकर बहुत ही दुख होता है कि जब मैं खोलता हूँ फेसबुक, तो जो मजहबी पोस्ट होती हैं उस पे 3 4 5 कमेंट्स होते हैं। एक सियासी जमात के किसी लीडर की, वो इधर का हो लीडर या पाकिस्तान का हो, उसमें 250-300 लाइक्स होते हैं। हम अमली तौर पे मजहब से काफी दूर होते जा रहे हैं, यानी हमारे फेसबुक जो है वो ज़हनों की अक्कासी करती है। तो हम, अगर आपने अपने माशरे का नब्ज देखनी हो तो आप ये देखें कि ऐसी पोस्टें कैसी हैं जिसमें हमें किसी दीनी काम के लिए राग़ब किया गया, और ऐसी पोस्टें कैसी हैं जो सिर्फ फोटो माफिया के लिए बनाई गई। इसके साथ साथ हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिन जिन ममालिक में रह रहे हैं, उनके तमाम तर कवानीन का हमें ख्याल करना चाहिए, उनके तमाम तर कवानीन को की हमें पासदारी करनी चाहिए। उन कवानीन के अंदर रहते हुए जो आज़ादी इजहार का हमें हक हासिल है, हमें वो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उस हक को इस्तेमाल करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हम हद से ना गुजर जाएं। दोनों हदों की बात कर रहा हूं, ना तो वो इस हद तक पहुंच जाए, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी कम्युनिटी के लिए वो मसाइल आप खड़े कर, और ना ही वो इस तरह बुजदिली की हद को छू जाए कि आपको अपने आप से नजरें मिलाते हुए भी शर्म आए। तो ये दो पैगामात थे कि रबीउल अव्वल शरीफ में रबीउल अव्वल शरीफ की जो पोस्टें नदीम भाई, हैं। खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल है, अगर उसका जवाब मिल जाए तो बेहतर होगा। 2020 में सेटलमेंट लेने वाले यूरोपियन शहरी मराद के लिए हकदार होंगे या 3 साल रिहाइश पजीर होने के बाद मिलेंगे? जी 31 दिसंबर 2020 से पहले जिस भी बंदे को यहाँ पे प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है तो ज़ाहिर प्री सेटलमेंट ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप 2020 में आए हैं तो सेटलमेंट तो नहीं आपको मिलेगा। तो उसके तमाम राइट्स उसी तरह महफूज हैं जिस तरह के उन शहरियों के, दीगर शहरियों के हैं। कोई फर्क नहीं है उसमें और जो पुराने आए हुए हैं उनमें। सही है, थैंक यू। रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिले में पाक आवाज इटली और एक नातिया मुशायरे का इंतजाम कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से शोराए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुशायरे की सदारत सफीर मोहतरम जनाब जौहर सलीम साहब फरमाएं। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में इसके पोस्टर्स और इसकी इश्तिहारात आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि मतवाजन रास्ता अख्तियार करते हुए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय करना चाहिए, अपनी बात महज़ब तरीके से दुनिया तक पहुंचानी चाहिए, बगैर इश्तियाल में आए और बगैर हद से गुजरे। इसी में हम तमाम जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, जिस मुल्क में मुकीम हैं, उसके अगर कवानीन का हम एहतराम करेंगे, इसी में हमारी अपनी ज़ाती बका और तरक्की का राज है। और इसमें हमें यह देखना होगा कि बस हम किसी भी जगह तशद्दुद की, दोनों राइट या लेफ्ट, किसी भी तशद्दुद की साइड पे ना चले जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का और अपने डायरेक्टर फजल जबरान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। महमूद असद चुई साहब का, तनवीर भाई ने नहायत शार्ट नोटिस पे अवामुन नाज की खिदमत के लिए ये प्रोग्राम किया।
जिसका अजर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात के पास उनका महफूज है। डॉक्टर इसरार साहब की एक बात मुझे बड़ी शिद्दत से याद आती है, जो हम तमाम मीडिया पर्सन को याद रखनी चाहिए। उन्होंने एक दफा बयान करते हुए कहा था कि जो कहा जाता है कि मैं फला बंदे ने किताब लिखी और उसकी वो किताब जब तक इंसानियत की फलाह करती रहेगी तो उसको कब्र में भी सवाल मिलता रहे। उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग मीडिया पे आके बात करते हैं, क्योंकि डिजिटल दौर है, तो ये फिल्में फेसबुक और यूट्यूब में महफूज हो जाती, इनसे जब तक भी कोई बंदा फायदा उठाता रहेगा, हल्के खुदा फायदा उठाती रहेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब अफराद का अजर अल्लाह ताला की ज़ात के पास महफूज है। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।